नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य कुमार रवि और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं तर्कवाद शो के नए एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे आज की बड़ी खबरों की। के मीडिया से पूछेंगे या मीडिया को देखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ में हूं अंजना उनका। मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, कैसी है? मुझे ड्रग्स दो। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में विशेष गहन संशोधन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को लेकर देश की राजनीति और संवैधानिक संस्थाओं के बीच गहरा टकराव सामने आया है। चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई इस प्रक्रिया को विपक्षी दलों ने न केवल संविधान के खिलाफ बताया है, बल्कि इसे गरीबों और हाशिए पर खड़े समुदायों से वोटिंग अधिकार छीनने की साजिश करार दिया है। इसी को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में लगभग 3 घंटे लंबी बहस हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जहां चुनाव आयोग की प्रक्रिया को पूरी तरह से अवैध कहने से इनकार किया, वहीं पारदर्शिता और समय सीमा पर गंभीर सवाल भी उठाए। पूरा मामला 24 जून को उस समय शुरू हुआ जब चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। इस प्रक्रिया के तहत 1987 के बाद जन्मे और 1 जनवरी 2003 के बाद मतदाता सूची में जोड़े गए लोगों को नागरिकता साबित करने के लिए पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र या शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज देने और जमा करने का अनिवार्य बताया गया। आयोग का दावा था कि इस कदम का उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखना और अवैध घुसपैठियों को या फर्जी नामों को हटाए जाना है। लेकिन विपक्षी दलों को इसमें एक गहरी साजिश नजर आई। कांग्रेस, राजद, टीएमसी और वाम दल समेत इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने इसे मताधिकार का डकैती करार दिया। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि जैसे महाराष्ट्र में लोकतंत्र की चोरी किया गया, वैसे ही बिहार में चुनाव चुराने की तैयारी है। उन्होंने कहा, यह गरीबों से उनका वोटिंग अधिकार छीनने की एक सुनियोजित योजना है। विरोधी दलों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों से भी मिला और इस प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की, पर वहां से कोई सुनवाई नहीं होने पर इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें कुल 11 याचिकाकर्ता शामिल थे। इसमें राजद सांसद मनोज झा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा प्रमुख थे। याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और गोपाल शंकर नारायण जैसे वरिष्ठ वकील ने पैरवी की, जबकि चुनाव आयोग की ओर से पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, राकेश द्विवेदी और मनिंदर सिंह कोर्ट में उपस्थित थे। सुनवाई की शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जयमाल्य बागची शामिल थे, उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि किसी भी संवैधानिक संस्था की कार्रवाई केवल कानून सम्मत ही नहीं, बल्कि जनधारणा के स्तर पर भी निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। कोर्ट ने सबसे पहले इस बात पर आपत्ति जताई कि नागरिकता जांचने का यह प्रक्रिया चुनाव के इतने करीब क्यों शुरू हुआ। जजों ने कहा, अगर किसी का नाम मतदाता सूची से हटाया जाता है तो उसके पास अपील करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि एक मतदाता सूची अंतिम रूप ले लेती है तो उसमें हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं रहता, जिससे कोई वैध मतदाता हमेशा के लिए बाहर रह सकता है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आयोग की यह प्रक्रिया पूरी तरह गुप्त एनआरसी की तरह है, जो गरीब, ग्रामीण और दस्तावेज विहीन नागरिकों को निशाना बना रही है। कपिल सिब्बल ने अपनी दलील में कहा कि भारतीय नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी मतदाता पर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 और 11 के तहत 1950 के बाद जन्मे हर व्यक्ति को भारतीय नागरिक माने जाने का अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग को यह अधिकार नहीं है वह किसी भी व्यक्ति को भारतीय माने या ना माने। यह काम गृह मंत्रालय और संसद के बनाए कानून के तहत होता है। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को बताया कि इस प्रक्रिया में लाखों लोगों के नाम काटे जाने की आशंका है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि एक वैध नागरिक मतदान से वंचित होता है तो यह लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। वहीं गोपाल शंकर नारायण ने यह सवाल उठाया कि जब जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज आधार कार्ड पर ही आधारित माने जाते हैं, तो फिर आधार कार्ड को ही सूची से क्यों बाहर किया गया है। इस पर कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से यही सवाल किया कि जब आधार को भारतीय पहचान पत्र के रूप में दूसरों मामलों में स्वीकार किया जाता है, तो उसे मतदाता सूची में पहचान के रूप में क्यों नहीं माना जा रहा। आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने जवाब में कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता, उसे दस्तावेज से इसलिए बाहर रखा गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से एक और बड़ा मुद्दा था दस्तावेजों की उपलब्धता। उन्होंने बिहार सरकार के एक सर्वे के आंकड़े पेश किए और बताया कि जिन दस्तावेजों की मांग की जा रही है वे बहुत ही कम लोगों के पास हैं। उदाहरण के लिए केवल 2.5% लोगों के पास पासपोर्ट हैं और सिर्फ 14.7% लोगों के पास 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र है। वन अधिकार प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और ओबीसी सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज भी करीब करीब नहीं के बराबर लोगों के पास है। इसके उलट जिन दस्तावेजों का आयोग ने सूची में शामिल नहीं किया है, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, मनरेगा कार्ड, वे अधिकतर लोगों के पास मौजूद है।
चुनाव आयोग ने अपनी दलील में कहा कि बिहार में लगभग 7 करोड़ 90 लाख मतदाता हैं। इसमें से 4 करोड़ 96 लाख मतदाता पहले 2003 की लिस्ट में हैं, इसलिए उनका सत्यापन नहीं किया जाएगा। केवल 2 करोड़ 93 लाख नए वोटरों का वेरिफिकेशन किया जाना है। आयोग ने यह भी बताया कि 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट, जिन्हें BLO कहते हैं, उन्हें इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं और किसी भी मतदाता का नाम बिना उचित सुनवाई के नहीं हटाया जाएगा। सुनवाई के अंत में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वह चुनाव आयोग की प्रक्रिया को रोकने का आदेश नहीं देगा, क्योंकि यह उसका संवैधानिक दायित्व है। लेकिन अदालत ने यह भी जोड़ा कि आयोग को अपनी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतनी होगी और मतदाता को यह भी विकल्प देना होगा कि वे किन दस्तावेजों के पहचान पत्र के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं और किन दस्तावेजों को नहीं। कोर्ट ने विशेष रूप से यह सुझाव दिया कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों पर भी विचार किया जाना चाहिए। हालांकि यह आदेश की भाषा में नहीं, बल्कि एक सशक्त सुझाव के रूप में दिया गया था। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से 3 अहम सवालों पर जवाब मांगे हैं। वो सवाल इस प्रकार हैं: क्या आयोग के पास गहन संशोधन करने का अधिकार है? यह प्रक्रिया किस कानून के तहत चलाई जा रही है और इसे पूरा करने में समय सीमा इतनी कम क्यों रखी गई है? कोर्ट ने आयोग को 21 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है और अगली सुनवाई 28 जुलाई को तय किया गया है। तब तक मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन आयोग अंतिम सूची प्रकाशित करने से पहले कोर्ट को सूचित करेगा। यह मामला अब तकनीकी नहीं, बल्कि संवैधानिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण बन चुका है। क्या वाकई यह प्रक्रिया फर्जी वोटरों को हटाने के लिए है या गरीबों के मताधिकार पर हमला है? क्या आयोग की नीयत पर शक करना सही है या वास्तव में पारदर्शिता की कमी है? इन सवालों के जवाब अब सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में सामने आएंगे। तब तक बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो है हिमाचल से। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून ने भारी तबाही मचाई है। पिछले 10 दिनों में लगातार तेज बारिश, बादल फटने, भूस्खलन की वजह से अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक कई इलाकों में अब भी राहत और बचाव कार्य जारी हैं। सबसे ज्यादा नुकसान मंडी, कुल्लू, शिमला और कांगड़ा जिलों में हुआ है। बारिश की वजह से कई गांवों में घर जमींदोज हो गए हैं, सड़कों पर मलबा जमा है और पुल बह गए हैं। सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं और कई सड़कें अब भी बंद हैं। मंडी में कुछ जगहों पर हालात इतने खराब हैं कि लोगों को अपने घर में ही कैद होकर रहना पड़ रहा है। कई जगह बिजली और पानी की सप्लाई भी पूरी तरह से ठप है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद कई प्रभावित इलाकों का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। सरकार ने दावा किया है कि राहत कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो लोग पूरी तरह बेघर हो गए हैं, उन्हें हर महीने किराए के लिए 10,000 की सहायता की जाएगी। इसके अलावा जिन परिवारों के मकान पूरी तरह टूट गए हैं, उन्हें सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि जनता में यह नाराजगी देखने को मिल रही है कि सरकार ने पहले से पर्याप्त तैयारी क्यों नहीं की। बारिश और भूस्खलन हिमाचल के लिए कोई नई समस्या नहीं है। हर साल मानसून के समय इस तरह की घटनाएं होती हैं। इसके बावजूद समय रहते मतलब आपदा प्रबंधन और सुरक्षा दीवारें, ड्रेनेज सिस्टम को क्यों नहीं सुधारा जाता है? राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक प्रदेश में 300 से अधिक सड़कें बंद कर दी जा चुकी हैं और 400 से ज्यादा बिजली ट्रांसफार्मर खराब हो चुके हैं। कई जगहों पर मोबाइल नेटवर्क भी पूरी तरह से बंद है। प्रभावित इलाकों में सैकड़ों परिवार राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं, जबकि हजारों लोग अभी भी घरों में फंसे हुए हैं और सरकार की मदद का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में आने वाले समय में हालात और बिगड़ने की आशंका है। हिमाचल में लगातार हो रहे अनियंत्रित निर्माण, पहाड़ियों की अंधाधुंध कटाई और बेतरतीब शहरीकरण ने भी हालात और खतरनाक बना दिया है। पर्यावरण विशेषज्ञ बार बार चेतावनी देते हैं, यदि पहाड़ में इसी तरह सड़कें और होटल बनाए जाते रहें तो बारिश के दौरान ऐसी त्रासदियां और बढ़ती जाएंगी। अभी तक सरकार ने राहत के लिए कई कदम उठाने की बात की है, लेकिन जनता की नजर में वादे कागजों पर ही नजर आ रहे हैं। गांव में फंसे लोग शिकायत कर रहे हैं कि मलबा हटाने में बहुत देर क्यों लग रहा है, और जिनके घर तबाह हो गए हैं उनके पास रहने और खाने की व्यवस्था नहीं है। वो व्यवस्थाएं कब की जाएंगी? बहरहाल देखना होगा कि सरकार जन समस्याओं को किस तरह से हल करवाती है। तब तक मैं आदित्य कुमार रवि आपसे इजाजत चाहता हूं। आप देखते रहें तर्कवाद। नमस्कार।